हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे इक्वलिटी के बारे में। जो इक्वलिटी यानी समानता के बारे में, समानता किसे कहते हैं और समानता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और भी बहुत सारी बातें हम समानता पे आज करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ आप भी जो है जुड़ जाइए। तो चलते हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है ये क्लास 11 के लिए तो है ही, साथ ही जो स्टूडेंट कंपटीशन में जैसे सीटेट, एस्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ केवीएस और एनवीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, आगे हम लोग जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इक्वलिटी को हम हिंदी में समानता कहते हैं। तो चलते हैं हम अब इसकी परिभाषा को जानते हैं कि समानता कहते किसे हैं। तो जब हम समानता की परिभाषा की बात करेंगे तो हम समानता का मतलब समझते हैं कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना। समान अवसर जैसे शिक्षा में समान अवसर का होना, रोजगार में या किसी भी प्रकार के अभिव्यक्ति के लिए जब हम समान अवसर किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराते हैं तो वो समानता के जो है परिभाषा के अंतर्गत आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समान व्यक्ति के साथ हम जब समान व्यवहार को प्रदत्त करते हैं, बिना किसी जाति, धर्म और लिंग को ध्यान में रखकर हम जब या किसी की आर्थिक स्थिति या जन्म के आधार पर जब कोई भेदभाव ना करके ये सारे अधिकार जो है उस मुहैया कराते हैं, तो हम ऐसे अधिकार को हम समानता के दृष्टिकोण से जानते हैं। तो इस तरह से हम समानता के बारे में एक संक्षिप्त रूप से वर्णन करेंगे कि समानता जो है यानी कि किसी भी जाति, वंश, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के हम हर प्रकार के अवसरों को मुहैया कराते हैं। हर प्रकार के अधिकारों से हम जब उस व्यक्ति को अवगत कराते हैं या उसके साथ समान व्यवहार से हम जो है अवगत कराते हैं, तो ऐसे ही जो है बातों को हम समानता से परिभाषित करते हैं। चलिए अब हम आगे जो बढ़ेंगे, समानता के परिभाषा की बात हम करेंगे कि आखिर समानता का उद्देश्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द एम्स ऑफ इक्वलिटी। जब हम इक्वलिटी के एम्स की बात करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो समानता इसलिए होनी चाहिए ताकि समाज में जो है सभी इंसान को, सभी व्यक्ति को, सभी नागरिक को जो है समान मान्यता मिल सके, चाहे वो शिक्षा में हो, रोजगार में हो, स्वास्थ्य में हो या किसी भी सामाजिक उपागमों में हो, उसे समान अवसर मिलने चाहिए। चलिए अब हम उद्देश्य भी समझ गए हैं। अब आगे बात जो करेंगे कि समानता के प्रकार। तो जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता के भी कई प्रकार से हम अवगत हो जाए, तो जिससे कि हम हर प्रकार की समानता से जो है अपने समाज में अवगत हो सके। तो सबसे पहली बात, जब हम समानता के प्रकार की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता से हमारा तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को मतदान का समान अधिकार प्राप्त हो, साथ ही चुनाव लड़ने का जो है समान अधिकार जो है प्राप्त हो, कानून बनाने की प्रक्रिया में समान नागरिक की समान भागीदारी हो, यानी कि सरकार बनने में हर प्रकार के नागरिकों को किसी भी जाति, वंश, लिंग या धर्म का हो उसकी बराबर भूमिका जो है सुनिश्चित हो। तो उस समानता को हम जो है राजनीतिक समानता के दृष्टिकोण से जानते हैं। तो अब हम जैसे कि उदाहरण के रूप में लेते हैं कि हमारा भारत देश जो है एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है और हमारे भारत का जो है एक प्रावधान है कि चुनाव प्रणाली में
जो मतदान देने का जो अवसर होता है वो 18 वर्ष के ऊपर जो सभी लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उसको सार्वभौमिक मताधिकार के अंतर्गत माना जाता है। यानी कि 18 या 18 साल से ऊपर के जो नागरिक होते हैं वो मतदान कर जो है अपने प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं। तो इसके लिए किसी भी तरह का किसी भी प्रकार के नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे जो बात करने जाएंगे राजनीतिक समानता के बाद हम देखेंगे अगला सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता की बात करेंगे, यानी कि समाज में एक बराबरी के नजरिए से हर प्रकार के नागरिक को क्या करना, देखना। यानी कि समाज में किसी भी व्यक्ति को जब हम जाति या फिर हम धर्म, लिंग, नस्ल या भाषा के आधार पर ऊंच नीच न माने, यानी कि सबको हम समान दृष्टिकोण से देखें, समान सम्मान दे, ठीक है, और सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रख करके, जैसे कि छुआछूत की जो बातें होती है, गरीब अमीर की बातें होती है, ठीक है, तो इस तरह की बातों का हम क्या करें, पूर्ण रूपेण उन्मूलन करें। ठीक है, तो ये सारी जो बातें होती है ये सामाजिक समानता के अंतर्गत आती है। तो जैसे कि संवैधानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रावधान भी है जो कि सामाजिक समानता के लिए क्या किए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद हम 17 की बात करें तो अनुच्छेद 17 में जो है ये प्रावधान है छुआछूत, जिसको कि हम अस्पृश्यता कहते हैं। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति पर क्या की गई है, विशेष जो है उसमें कानून बनाया गया है। यानी कि हम जो है छुआछूत, यानी कि जो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उच्च वर्ग के द्वारा निम्न वर्गों का किसी भी प्रकार से भेदभाव या छुआछूत की भावना या उनके मन में किसी भी प्रकार की निम्न बातें अगर ग्रसित है, उनसे क्या हो सके, उनका निराकरण हो सके। ठीक है, तो इसलिए अनुच्छेद 17 की जो है संवैधानिक रूप से पहल की गई है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगले जो है समानता की बात करेंगे। अब आते हैं हम आर्थिक समानता की ओर। तो आर्थिक यानी कि अर्थ, यानी कि धन संपत्ति से जुड़ा हुआ। तो आर्थिक समानता यानी इकोनॉमिक इक्वलिटी से हमारा तात्पर्य है कि संसाधनों तक समान पहुंच जो होता है, यानी कि जो अलग अलग हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी संसाधन है, वहाँ तक जो है हर व्यक्तियों की जो है पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म के आधार पर क्यों ना हो। तो इसलिए असमानता पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। और साथ ही जो है जब आर्थिक समानता की बात होती है तो आर्थिक समानता तभी आएगी जब क्या होगी, पूर्ण रूपेण गरीबी हटाने की बात होगी। जब तक गरीबी खत्म नहीं होगी तो हम आर्थिक समानता की बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें आर्थिक समानता लाने के लिए गरीबी को क्या करना होगा, जड़ से खत्म करना होगा। उसके दूर करने के कई उपाय सोचने होंगे, कई प्रकार के रोजगार मुहैया कराने होंगे, और भी आय के जो स्रोत होते हैं, आय के जो समान अवसर होते हैं, इनके बारे में हम पहल करेंगे। तभी हम अपने समाज में, अपने देश में आर्थिक समानता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि सरकार के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, यानी कि 100 व्यक्ति के लिए रोजगार की गारंटी की बात करता है। उसके बाद कल्याणकारी बहुत सारी सब्सिडी जो है ये भी सरकारी योजना के तहत चलाई जा रही है। फिर प्रगतिशील जो है कर व्यवस्था, यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम जो है सरकार के द्वारा चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो है कार्यक्रम है जो कि आर्थिक विषमता को दूर करके उसे जो है आर्थिक समानता पर क्या करती है, आधारित करती है। अब हम अगला समानता जो बात करेंगे स्टूडेंट, वो है कानूनी समानता, जिसको कि हम लीगल इक्वलिटी कहते हैं। जब हम लीगल इक्वलिटी यानी कानूनी
समानता की बात करते हैं तो इसका एक ही तात्पर्य है, सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था करना। ठीक है, यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए कानूनी जो है विशेषाधिकार जो है वो क्या होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि न्यायपालिका के द्वारा प्रदत्त जितने भी कानून हैं वो किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है, बराबर है। ठीक है, इसलिए न्याय पाने का जो अधिकार होता है वो सभी नागरिकों के लिए क्या है, समान है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखें अनुच्छेद 17 तो देख लिए, अब अनुच्छेद 14 की हम बात करते हैं तो जिसमें कि कानून के समक्ष सभी नागरिक क्या है, समान है। ठीक, तो कानून के समक्ष जो समानता है जो आर्टिकल 14 में है तो वो क्या करता है, प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष बराबर रहने के लिए जो है क्या है, एक कानून व्यवस्था के बारे में बताता है। चलिए अब हम आगे जो बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे अवसरों की समानता। तो जब हम अवसर की समानता की बात करते हैं तो कई प्रकार के अवसर, जैसे शिक्षा के लिए अवसर, रोजगार के लिए अवसर, ठीक है, तो इस तरह से, या किसी नौकरी पेशा में हमें अवसर चाहिए होते हैं, या विकास के कई अवसर भी जो है हमें मिलते हैं। तो इन सारे अवसरों में जो है सभी के लिए बराबर क्या होनी चाहिए, अवसर की व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही सामाजिक रूप से जो कमजोर हैं, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, ठीक है, चाहे दिव्यांग है, इसके लिए भी क्या होनी चाहिए, एक सकारात्मक भावना होनी चाहिए कि इनको भी जो है हम कई प्रकार के अवसरों को क्या करें, मुहैया कराएं और अपने समाज में विभिन्न प्रकार की समानता को सुनिश्चित करें। ठीक है, जैसे कि हम अनुच्छेद 15 के भाग 4 की बात करें और जो अनुच्छेद 16 के भाग 4 की बात करें तो ये जो है आरक्षण पर क्या करता है, मतलब कि पहल करता है। यानी कि चाहे महिलाओं के लिए आरक्षण हो, या दिव्यांग जनों के लिए आरक्षण हो, या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हो, तो इन सारे आरक्षण पर जो है क्या करता है, यानी कि पहल कर विभिन्न प्रकार के अवसरों पर समानता पर क्या करता है, एक कानून व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ जो है अवसरों की समानता देख लिए। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि संविधान में समानता के क्या क्या प्रावधान हैं। ठीक है, तो देखिए जब भी संवैधानिक नियम की हम बात करते हैं तो संवैधानिक नियम के अंतर्गत कई ऐसे जो है प्रावधान आते हैं। ठीक है, और उन प्रावधानों के तहत ही नियमों का, कानूनों का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। जैसा कि नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 14 ये कानून के सामने समानता की बात करता है और समान संरक्षण का अधिकार पर भी क्या करता है, पहल करता है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि कानून के सामने जो है समानता या कानून के समक्ष जो समानता की बात होती है, ये प्रावधान जो होता है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो बोलेंगे आर्टिकल 14। ठीक है, चलिए उसके बाद हम जो है समान संरक्षण का अधिकार का मतलब होता है सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए एक सुरक्षा, एक रक्षा की का अधिकार जो होता है वो भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरे आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या देखेंगे कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, यानी कि निषेध मतलब नहीं करना है। साथ ही महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था किसमें है, आर्टिकल 15 में है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 16 की बात करते हैं, अनुच्छेद 16 की बात करेंगे। तो इसमें सार्वजनिक रोजगार में जो समान अवसर हैं, ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए और उसके बाद SC, ST के लिए, महिलाओं के लिए,
इन सारे मतलब कि लोगों के लिए, वंचित वर्गों के लिए जो है यानी कि आर्टिकल 16 का प्रावधान जो है संविधान में किया गया है, ताकि सभी को जो है सार्वजनिक रूप से रोजगार मुहैया कराया जा सके। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 17 में यानी कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का खात्मा करना। ठीक है, यानी कि छुआछूत सिर्फ हम निचले तबके के लोगों से ही नहीं करते हैं, उनके कर्म से ही नहीं करते हैं, बल्कि हमारे अंदर कई तरह की मानसिक छुआछूत भी जो है व्याप्त हैं, जिसे कि एक शिक्षा के द्वारा ही हम दूर करने की पहल कर सकते हैं। जैसे कि गरीबी अमीरी संबंधी छुआछूत, उसके बाद आपका जो है जातीयता संबंधी जो छुआछूत होता है, उसके बाद उसके कर्म से संबंधित छुआछूत, ये सारी बातें होती है, या विकास से संबंधित जो कई प्रकार की ऐसी मान्यताएं होते हैं जो कि अस्पृश्यता को जन्म देती है। तो इन सारी बातों को, इन सारी छुआछूत को, अस्पृश्यताओं को हमें क्या करना होगा, मन से दूर करना होगा। और जैसे ही हम सभी लोगों को जागरूक करेंगे, शिक्षा से अवगत करेंगे, तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, यानी कि अपने समाज को अस्पृश्यता निषेध समाज बना सकते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 17 में ऐसे मतलब कि प्रावधान किए गए हैं जिससे कि अस्पृश्यता का, छुआछूत का खात्मा हो सके। अब हम स्टूडेंट जो है नेक्स्ट प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 18 की बात करेंगे, यानी कि अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में उपाधि प्रथा का उन्मूलन। जैसे कि उपाधि यानी कि किसी को आप जैसे कि कोई पुरस्कृत कर देते हैं या फिर गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या है, यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 18 में क्या है, एक प्रावधान है कि आप किसी को महंगी गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, या फिर उपाधि वगैरह जो होते हैं, जैसे कि आप ऐसे ही किसी को मतलब कि कुछ दे देते हैं, ये नहीं। इससे क्या होता है कि उनके विभिन्न प्रकार के मूल्यों का या विभिन्न प्रकार के जो महत्व होते हैं उनकी क्या होती है, यानी कि धन के आधार पर उसको क्या किया जाता है, देखा जाता है, यानी उनके मनोबल को जो है धन से क्या किया जाता है, एक प्रोत्साहित किया जाता है, जो कि क्या है, एक लालच की भावना को विकसित करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को खत्म करने के लिए जो है क्या किया गया, हमारे संविधान में एक प्रावधान लाया गया आर्टिकल 18, जिसमें कि सभी प्रकार की उपाधि जो है वो क्या किया गया, उसको खत्म किया गया, निषेध किया गया। ठीक है, यानी कि जो मेन उपाधि है जो कि सरकार के द्वारा या कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा सुनिश्चित है, जो विभिन्न प्रकार शिक्षा, साहित्य या खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं, या कहीं अन्य प्रकार के जो है महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दिए जाते हैं, तो वो सुनिश्चित है। आप किसी को ऐसे ही जो है पुरस्कृत या फिर महंगे गिफ्ट या उपहार नहीं दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ जो है हमारे, क्योंकि देखिए जैसे कि सपोज डेट हम एक टीचर ही हैं और हमारे क्लास में अगर बहुत सारे बच्चे हैं और कुछ बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो उसको अगर हम बार बार जैसे कि कुछ गिफ्ट दे करके या प्राइज़ दे करके अगर उसके मनोबल को बढ़ाते, तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, वो अपने मन में एक कुंठित भावना लाते हैं, तो इससे उसका मनोबल क्या होता है, और भी गिरता है। आगे बढ़ने की जो शक्ति होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, मतलब कि हताश पर या फिर ना करने की नीति पर क्या होती है, आधारित होती है। इसलिए ये सारी उपाधि वगैरह का क्या किया गया है, को वर्जित किया गया है कि हम मतलब कि ऐसे मतलब कि आप उसको अप्रिशिएट करिए, मोटिवेट कीजिए, इस तरह से करके आप उसको क्या कर सकते हैं, विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, जिसमें कि कहा गया है कि समानता और सकारात्मक में क्या अंतर है या क्या भेदभाव है, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। तो जब हम समानता की बात करते हैं,
समानता का मतलब की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सभी को एक जैसा समझना, सभी नागरिक को एक जैसा मानना, ठीक है, यानी कि अलग अलग व्यवहार ना करना ही क्या है, समानता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम कमजोर वर्गों पर क्या करते हैं, एक मदद करते हैं। तो क्यों करते हैं, क्यों, इसलिए कि वो जो मतलब सबल लोग हैं और जो एक निर्बल लोग हैं, ठीक है, तो निर्बल लोगों को इसलिए मदद की जरूरत होती है ताकि क्या हो, वो सबल लोगों के जो है दायरे में खड़े हो सके और हमारा समाज जो है वो इक्वलिटी पर, समानता पर क्या हो सके, आधारित हो सके। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कमजोर वर्गों को एक विशेष जो है सहायता दे करके हमें वास्तविक समानता लाने की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। जैसे कि अभी आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे SC ST या फिर OBC जो होते हैं, या महिलाओं के लिए क्या होती है, या जो भी डिसेबल पर्सन होते हैं, विकलांग दिव्यांग लोग होते हैं, इनको हम जो है समाज के एक मतलब कि दायरे से आगे बढ़ाने के लिए, विकास की ओर ले जाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, आरक्षण दे करके इसको समाज के उन वर्गों से जो कि आगे बढ़ चुके हैं उनके साथ मिलाने की या समानता पर लाने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं या महिलाओं को विशेष जो हम आरक्षण की बात करते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ समाज में समानता लाने के लिए करते हैं, ताकि किसी भी लोगों के मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि समानता को एक सकारात्मक पहलू के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि समाज में समान अवसर प्राप्त करने की क्षमता जो है वो क्या होनी चाहिए, बराबरी की नीति पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि हमारा समाज का हर तबका जब क्या होगा, समान कार्यों में, समान क्षेत्रों में समान रूप से विकसित करेगा, तभी हम समानता की भावना को सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप सभी को समझ में बिल्कुल आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। समानता की जब हम बात अपने समाज में करते हैं तो हमें कई प्रकार के चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि एक सोसाइटी को इक्वलिटी पर डिपेंड करने के लिए कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हमें अपने सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के लिए झेलने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं। तो जैसे कि हम जातिगत भेदभाव की बात करें, क्योंकि एक समाज में कई जाति के लोग होते हैं, कई वर्गों के लोग होते हैं, कई लिंग के लोग होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जातिगत भेदभाव देखना होता है, कौन सा जाति विकास की ओर है, कौन सा जाति विकास नहीं कर रहा है, उसको रिजर्वेशन दे करके उसको हम समानता पर लाएंगे, तो वो एक जो होता है चैलेंज के रूप में माना जाता है। फिर उसके बाद लैंगिक असमानता, जैसे कि हमारे समाज में लैंगिक असमानता देखी जाती है। पुरुष और महिलाओं का जो एक वर्ग होता है उसमें भी हम साक्षर और निरक्षर की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक चैलेंज होता है कि हम लैंगिक रूप से कैसे जो है समानता लाएं। तो इसके लिए हमें शिक्षा का या रोजगार का या विभिन्न प्रकार के अन्य विकास के उपागमों पर क्या करनी होती है, लैंगिक मुद्दों पर आधारित करके हमें उस पर पहल करनी होती है। अब यहाँ हम तीसरा जो देखेंगे चैलेंज, चुनौतियाँ, वो है आर्थिक असमानता। जब हम आर्थिक असमानता की बात बच्चे करते हैं तो यहाँ पर हमें आर्थिक समानता के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो गरीबी और अमीरी इन दो वर्गों में क्या है, बटा हुआ है। और जब तक क्या होगा, आर्थिक असमानता तब तक रहेगी जब तक क्या होगा कि ये गरीबी और अमीरी की खाई जब तक बराबर पाटी नहीं जाएगी तब तक नहीं होगी। तो इसलिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें गरीबी पूर्ण रूपेण हटाना पड़ेगा। तो गरीबी कैसे हटेगा, इसके लिए हमें
लोगों को शिक्षित करना होगा, उनको जागरूक करना होगा, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से उसे लाभान्वित करना होगा। साथ ही हमें लघु और कुटीर उद्योग जैसे जो है रोजगार मुहैया कराने होंगे, या विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहायता दे करके हमें अपने समाज को क्या करना होगा, गरीबी से मुक्त करना होगा। तभी हम एक अपने समाज को आर्थिक समानता सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक अगला जो चुनौती है कि जब हम समानता की बात करते हैं तो ग्रामीण शहरी अंतर। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहरों में बसते हैं, ठीक है, अपनी आजीविका के लिए या शिक्षा के लिए या अपने विभिन्न प्रकार के विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो शहरों में बसते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रामीण परिवेश से होते हैं, यानी कि कृषि खेती बाड़ी जो होता है उनका मुख्य व्यवसाय होता है, पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय होता है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, और ये लोग क्या होते हैं, तो शहर और गांव का जो परिवेश होता है इसमें काफ़ी अंतर होता है। तो शहर में लोग क्या होते हैं, शैक्षिक परिवेश से जो है मतलब कि ये लोग इतने मतलब कि अलंकृत रहते हैं जिससे कि ये मतलब कि काफ़ी हद तक कई चीज़ों में, कई मुद्दों के बारे में जागरूक होते हैं। जबकि गांव के लोग क्या होते हैं, ये शिक्षा से थोड़े वंचित होते हैं, शिक्षा से थोड़े दूर हो जाते हैं। वैसी स्थिति में क्या होता है कि कई प्रकार की जो जागरूकता होती है, ठीक है, चाहे महिला से संबंधित हो या फिर रोजगार से संबंधित हो या शिक्षा से संबंधित हो या कई प्रकार के या पर्यावरण से संबंधित हो, ठीक है, या कृषि से ही संबंधित हो, किसी भी प्रकार की जागरूकता से ये लोग शहरों के लोगों की अपेक्षा कम जागरूक होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ग्रामीण और शहरी लोगों में विभिन्न प्रकार से मतलब कि समानता लाने के लिए, चाहे राजनीतिक समानता हो या आर्थिक समानता हो या फिर सामाजिक समानता हो, तो या किसी भी प्रकार की समानता करने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें शहर स्तर पर या गांव स्तर पर अलग अलग जो है तरीके से लोगों को क्या करना पड़ता है, समानता के लिए कई अवसर मुहैया कराने होते हैं, या कई प्रकार के जो है समानताओं के लिए जो हमें मतलब कि विकास की कई बातों को हमें सुनिश्चित करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं शिक्षात्मक असमानता, यानी कि आपको अभी भी बताए कि जो हमारे समाज में अलग अलग लोग होते हैं, चाहे वो जाति धर्म लिंग वंश के क्यों ना हो, तो शैक्षिक रूप से भी इनमें क्या देखी जाती है, असमानता देखी जाती है। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि ऐसे लोगों को, यानी कि जो शिक्षित हैं, उन वर्गों का सहारा ले करके और शिक्षित वर्गों को क्या करना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है, और शिक्षा से उन्हें क्या करना पड़ता है, अवगत कराना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए कई प्रकार के हम लोग जैसे नुक्कड़ नाटक या कई प्रकार के ऐसे योजना का या कई प्रकार के जागरूकता अभियान के द्वारा हम उन्हें क्या करते हैं, शैक्षिक रूप से समानता पर आधारित करते हैं। अब आते हैं धार्मिक और भाषाई भेदभाव। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एक समाज में कई धर्म के लोग होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसमें भी कई जातियाँ उपजातियाँ होती है, और उनके सभ्यता और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए उनमें भाषाई अंतर भी देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, और आप सभी जान रहे हैं कि भारत जो है वो बहुभाषिता का देश है, कई भाषा भाषी लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वैसी स्थिति में क्या है कि हमें समानता लाने में भी क्या होती है, कई प्रकार के चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि सपोज डेट किसी भी हम परिवेश में जब जाते हैं तो वहाँ जाते ही उनके विभिन्न प्रकार के भाषाओं में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है,
या तो वो हमारी बातों को नहीं समझ पाते हैं या हम उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो एक कम्युनिकेशन का गैप है वो मतलब कि शुरू हो जाता है। लोग हमारी बात को नहीं समझ पाते या हम लोगों की बातों को नहीं समझ पाते हैं, जिसमें कि कई प्रकार के समस्याओं पर पहल नहीं हो पाती है। तो ये सारी जो है क्या होती है, परेशानी इक्वलिटी को लाने में होती है। ठीक है, चलिए अब हम ये तो देख लिए कि किन किन चैलेंज का जो है हमें सामना करना होता है। अब है कि ठीक है, ये सारे चैलेंज को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और अब ये सारी चीज़ों को आखिर हम समानता को, इक्वलिटी को बढ़ावा देने के लिए, अधिक से अधिक समानता कायम हो सके, इसके लिए क्या उपाय करेंगे। तो उपाय क्या होगा, तो सबका हथियार क्या होता है, पहला शिक्षा। तो शिक्षा का हम प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो हम समाज में हर वर्गों के लिए समानता की भावना सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा है कानूनों का प्रभावी कार्यक्रम, यानी कि जो भी कानून है, ठीक है, तो उन सारे कानूनों को हम यूटिलाइज करेंगे, उनके विभिन्न प्रकार के जो इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, जो भी हम कानून से संबंधित प्रोग्राम्स चलाएंगे, उनका रिजल्टेंट जो हमें मिलेगा, हम उसको समाज के लिए क्या करेंगे, उपयोग करेंगे और समानता की भावना को सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद है आरक्षण और सामाजिक न्याय की योजना। ठीक है, यानी आप देखें कि जो भी कमजोर वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, दलित हैं या महिला है, उनके लिए क्या की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। और सामाजिक न्याय के लिए जो भी योजनाएं हैं, ठीक है, इनको चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक समानता समाज में लाया जा सके। उसके बाद है आर्थिक सशक्तिकरण। तो आर्थिक सशक्तिकरण यानी कि गरीबी को हटाने की बात, रोजगार मुहैया कराने की बात, या विभिन्न प्रकार के अवसरों में जब हर व्यक्ति को हम बराबर का हक देंगे, एक सम्मान देंगे, तो ऐसी स्थिति में हम आर्थिक विषमता को क्या कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे और हम जो है आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। उसके बाद अगला जो है हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण, यानी कि हम सभी जानते हैं कि एक समाज को, एक परिवार को चलाने के लिए महिला और पुरुष ये रथ के दो क्या है, पहिए हैं। तो बिना मतलब कि एक पहिए के रथ कभी आगे नहीं बढ़ सकती। उसी प्रकार जो है समाज रूपी गाड़ी भी जो है महिला और पुरुष रूपी जो है रथ के दो पहिए हैं। और ऐसी स्थिति में हम जिस प्रकार पुरुष वर्गों के आगे बढ़ने की, विकास करने की बात करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम महिलाओं को भी अगर सशक्त करें, उसे साक्षर करें और उसे विभिन्न प्रकार से शिक्षा से, रोजगार से या हर प्रकार के विकास के उपागम से अगर हम अवगत कराएं, तो इससे क्या होगा कि महिला भी आत्मनिर्भर हो पाएगी और महिला भी जो है समाज में एक सम्मान के हकदार होगी। इसलिए पुरुष और महिला के बीच जो असमानता की बातें हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, महिला सशक्तिकरण के द्वारा उसे भी हम पुरुषों के बराबर कंधे से कंधे मिलाकर चलने पर क्या करेंगे, पहल करेंगे। तो इससे क्या होगा, महिला आत्मनिर्भर हो पाएगी और समाज के लिए एक सम्मान के हकदार होगी। अब आते हैं सांस्कृतिक जागरूकता, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो भी आपके क्या हैं, किस अलग अलग भाषा, जाति, लिंग, धर्म के आधार पर जो भी आपकी सांस्कृतिक रूप से, कल्चरल रूप से जो भी मतलब की बातें हैं, उनको हम क्या करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। इससे क्या होगा कि हर एक लोग जो हैं एक दूसरे धर्म का, जाति का, संस्कृति का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सभ्यताओं का, संस्कृतियों का आदान प्रदान होगा और लोग क्या होंगे, अधिक से अधिक मतलब कि जो ज्ञान है, जो एक संदेश होगा दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने का, उससे भी लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे और अपने आप को
विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे और आपस में जो है एक दूसरे धर्म का, संस्कृति का सम्मान करेंगे। तो इससे क्या होगी, समाज में समानता की भावना सुनिश्चित होगी और हमारा जो समाज है वो क्या होगा, सुधार के पथ पर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ अगला जो देखेंगे, सारी बातों को देखने के बाद अब हम कंक्लूजन की ओर जाएंगे, निष्कर्ष की ओर जाएंगे। तो अब हमने यहाँ सारी बातों को जब हम मिला के देखें तो हम कहेंगे कि समानता जो है वो किसी भी लोकतंत्र का क्या है, एक नींव है, एक बैकबोन है, एक पिलर है, ठीक है, जो कि राजनीतिक समानता भारत में क्या है, स्थापित हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है, जो 18 या 18 साल से ऊपर है, वो मत देकर अपने प्रतिनिधि का चयन करता है और फिर अपने विभिन्न प्रकार के शासन पर क्या होता है, अपना आधिपत्य कायम करता है, यानी कि जनता ही क्या होता है, स्वामी होता है। पर आर्थिक और सामाजिक समानता अभी भी क्या है, चुनौती है। हम प्रतिनिधि तो चुन लेते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधि हमारे समाज के लिए जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या कई उपागमों से खरा उतरता है या नहीं, ये भी एक क्या है, हमारे लिए एक क्या है, चुनौती है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, सोच समझ करके हमें राजनीतिक समानता पर क्या करना है, आधारित होना है और एक ऐसा मतलब कि प्रत्याशी का चुनाव करना, एक ऐसा शासक का चुनाव करना है जो हर प्रकार के बातों को ध्यान में रख करके हमारे समाज को समानता पर क्या कर सके, आधारित कर सके, ठीक है। तो इसलिए समानता तभी वास्तविक होगी जब समानता समाज से कोई भी प्रकार का भेदभाव को क्या करेगी, मिटा देगी और साथ ही नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने के का समान अवसर प्रदान करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये आज का समानता संबंधित टॉपिक जो है वो क्या हो गया, आपका खत्म हो गया।